हेलो एवरीवन। आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। इसके अलावा व्हाट वाज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेसी में क्या डिफरेंसेस हैं, वहाँ पर लिबरल्स और नेशनलिस्ट ने क्यों नई सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी, और हम गैजेपी मैजनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर विच वाज सेट अप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू द नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द यूरोपियन पावर्स, ये हम सबको पता है। इसके बाद जो ये यूरोपियन पावर्स है ये एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप करना चाहती थी। कौन सा कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप करना चाहती थी जिसमें जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, मोनार्की पे रहेगा, मतलब राजा वाला सिस्टम होगा। चर्चेस रहेंगे जो कि लोगों को लाइक रिलीजन से रिलेटेड बताएंगे। इसके अलावा दे बिलीव्ड इन द सोशल हायरार्कीज ऑल्सो, जो चलती आ रही थी उसमें वो सब बिलीव करते थे ये न्यू कंजर्व। लेकिन इन्होंने, अब हम कह रहे हैं कि ये न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है, तो ये न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर कैसे है? क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट ये जो कंजर्वेटिव्स थे, अब इन्होंने कहा कि वी वांट अ मॉडर्न आर्मी, हमें एक मॉडर्न आर्मी चाहिए, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए। अब ये ब्यूरोक्रेसी और अगर हम कहें ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं बेटा? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर इन हाई पोजीशंस बिकॉज दे क्लियर सम सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड बिकॉज ऑफ देयर मेरिट, वो अपने मेरिट की वजह से हाई पोजीशंस में होते हैं, ठीक है। जबकि जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होती है वो हाई पोजीशंस में बिकॉज ऑफ देयर बर्थ होती है, क्योंकि वो एक रिच फैमिलीज में बॉर्न हुए होते हैं, इसलिए नोबल्स में दे बिलोंग टू द नोबैलिटी, तो इस वजह से वो उन हाई पोजीशंस में होते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो पहले किस में बिलीव करते थे? एरिस्टोक्रेसी में, हाई पोजीशंस में, कि हाई पोजीशंस वो बेस्ड ऑन बर्थ देते थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि अगर वो एक मॉडर्न और एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी रखेंगे तो उनका ये जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा दे वांटेड अ डायनामिक इकोनॉमी, मतलब जिसमें दे विल लाइक पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, फ्यूडलिज्म और सर्फडम को अबॉलिश कर दिया। ये पहले वो लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे कि फ्यूडल सिस्टम होना चाहिए, सर्फडम होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर हम वापस से ये इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में नेपोलियन की डिफीट के बाद, तो क्या होगा, लोग बाग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। क्योंकि नेपोलियन ने भी ये सब चीज़ें अबॉलिश कर दी थी। हमने नेपोलियनिक कोड में बात की थी कि उसने भी लोगों को फ्री कर दिया था, पीसेंट्स को स्पेशली फ्री कर दिया था फ्यूडलिज्म और सर्फडम में, है ना। 1804 के नेपोलियनिक कोड में पढ़ा था। और उससे भी पहले जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हुई थी तब भी द पीपल वर नॉट फॉलोइंग दिस, जब भी मोनार्की वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन अगर ये जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है वापस से यही चीज़ें इंप्लीमेंट करता तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि इससे बेटर यह है कि लोगों को ये वाली फैसिलिटी फ्यूडलिज्म और सर्फडम को अबॉलिश कर दो, एक ब्यूरोक्रेसी भी रखो, मेरिट के बेसिस पे भी हाई पोजीशंस दो लोगों को, एक डायनेमिक इकॉनमी, एक मॉडर्न आर्मी उनके कंट्रोल को यूरोप में इवन और स्ट्रॉन्गर बनाएगी। इसी वजह से ये जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है मोनार्की के साथ साथ ये कुछ नए चेंजेस भी लेकर आया था अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए, कि कोई इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना कर सके। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे, मैं तुम्हें भी बता रही थी कि फ्यूडलिज्म और सर्फडम को अबॉलिश कर दिया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम? मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है? किंग है। तो वो अपने किंग एम्पायर को डिवाइड कर देगा नोबल्स में, और जो नोबल्स हैं वो फर्दर किसको दे देंगे? नाइट्स को दे देंगे। फिर उसके बाद जो नाइट्स हैं वो लैंड किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फिर अब जैसे अगर कोई भी जो टैक्स पे कर रहा है पीजेंट, वो टैक्स का कुछ पोर्शन वो किसको देगा? नाइट्स को। नाइट्स अपना हिस्सा रख के किसको दे देंगे? नोबल्स को। नोबल्स अपना हिस्सा रख के किसको दे देंगे? किंग को दे देंगे।
तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही है? पीजेंट्स की। नॉट ओनली कि उन्हें इनको टैक्सेस पे करने हैं, इसके अलावा इनको इनके घरों में जाके काम भी करना है, सड़कें भी बनानी है, आर्मी में भी पार्टिसिपेट करना है। तो ये एक प्रॉपर फ्यूडल सिस्टम था। तो उसने इसको क्या कर, अब न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में उन्होंने इसको क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। और सर्फडम मतलब जैसे जो एरियाज बैकवर्ड थे यूरोप के, वहाँ पे उन्हें सर्व्स की तरह, जैसे इंडिया में बेकार होता है ना कि कम पैसों के या बिना पैसों के आपको अपने लॉर्ड्स के लिए वर्क करना है, तो वहाँ पे भी ऐसे था, वहाँ पे इसको सर्फडम कहते हैं। तो उन्होंने पीजेंट्स को इससे भी फ्री कर दिया था। देन द पीपल दे वर वेरी हैप्पी विद दिस, है ना, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना की। ठीक है, आपको पता है ना, नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, अभी हमने डिस्कस किया, बाय द यूरोपियन पावर्स। तो किन यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को हराया था इन 1815? दैट इज वी डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन चारों यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को इन द बैटल ऑफ वाटरलू हराया था। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो इन्होंने नेचुरल है, अब जो फ्रांस हारा था नेपोलियन के अंडर में, उसे नुकसान होता, और बाकी ये जो यूरोपियन पावर्स हैं जीते थे, इन्हें फ़ायदा होता। तो जब भी कोई लाइक वॉर एंड होता है तो उसके बाद ज़्यादातर वो क्या करते थे? कुछ ट्रीटी साइन करते थे। तो इसी तरह ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड एंड दिस इज ड्यूक मैटरनिश। तो ही वॉज एन ऑस्ट्रियन चांसलर, ही होस्टेड दिस कांग्रेस ऑफ वियना। उन्होंने इस कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट किया था। वियना इज इन ऑस्ट्रिया ओनली। ठीक है, ये भी वहाँ पे एक प्रिंस थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे जो नोबल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करते थे। तो ही बिकेम अ चांसलर बिकॉज ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है, अब विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। द फर्स्ट थिंग, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ ना, फ्रांस हारा था तो उसे 100% क्या होना था? नुकसान होना था। तो मोनार्की कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? लाइक मोनार्की वाला सिस्टम। तो आपको पता है ना, नेपोलियन से पहले डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी से पहले अगर हमने 9th का आपको याद हो, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रूलिंग। लुइस 16 बिलोंग टू द बर्बन डायनेस्टी। तो अब वापस से उन्होंने क्या कर दिया था? बर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। Bourbon dynasty was restored and France lost all the territories it has annexed under Napoleon. नेपोलियन ने जो भी फ्रांस के आसपास के राज्यों पे अपना कब्जा किया था, वो सारे राज्य उन्होंने खो दिए थे। ये फर्स्ट प्रोविजन था कि उनसे वो छीन लिए गए थे फ्रांस से आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। आर यू गेटिंग विद दिस? नाउ द सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट कि फ्रांस आगे वापस कभी ना बढ़ सके, तो अब series of states was set up on the boundaries of France to check its further expansion, कि वो expand ही ना कर पाए। और इस चीज़ को देखने के लिए क्या सेटअप किया गया था? फ्रांस के नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इंक्लूडिंग बेल्जियम वॉज सेटअप। बेल्जियम पहले किसका हिस्सा था? यूनाइटेड किंगडम या किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का। तो अभी हम पढ़ेंगे ये दोनों अलग अलग कैसे हुए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में। समझ में आया? और इसके अलावा साउथ में, फ्रांस के साउथ जो पेडमोंट एरिया था, पेडमोंट मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट डू मीन बाय अ पेडमोंट? जो एक माउंटेन होता है ना, उसका जहाँ पे वो प्लेन्स में आ रहा होता है, ठीक है, उस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? पेडमोंट। ठीक है, तो जो पेडमोंट एरिया था वहाँ पे जिनेवा सेटअप किया गया था साउथ में। तो दिस इज इफ वी टॉक अबाउट फ्रांस को क्या क्या नुकसान हुए थे आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। अब हम बात करेंगे जिन लोगों ने लाइक अगर हम कहें जो यूरोपियन पावर्स है जिन्होंने हराए इन चारों ने, तो इनको फ़ायदा होना था ना। तो अब इनको क्या फ़ायदे हुए चारों को, वही हम डिस्कस कर देंगे। जो प्रूशिया है ना, उसको क्या दिया गया था? इट वॉज गिवन द पार्ट्स ऑफ सेक्शन ई विच वर ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे जो उसके हिस्से थे वो उसको दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, उसको क्या किया गया था? पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली। ये ध्यान रखना, अभी जब हम इटली की यूनिफिकेशन करेंगे ना, तो ये हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रिया को क्या किया दिया गया था? पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली दिए गए थे। इसी तरह जो रशिया है उसको पार्ट्स ऑफ पोलैंड दिए गए थे। समझ में आया?
तो सबके हमने बात किया, रशिया को पोलैंड मिला, पुर्शिया को लाइक सेक्शन या वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, ब्रिटेन का इसमें नहीं गिवन है, और इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली, क्योंकि उससे कनेक्टेड है, ठीक है, मैप में दिख रहा है आपको। लेकिन हमें पता है नेपोलियन ने एक जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स फॉर्म की थी, तो इसको दे लेफ्ट अनटच्ड। बताओ क्यों अनटच्ड छोड़ दिया? Why this confederation was left untouched? Because it was beneficial. इसका फ़ायदा था ना, हमने पढ़ा था सॉल्वरेन इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गई थी, इंडस्ट्रीज़, हम क्या कह रहे हैं, डायनेमिक इकोनॉमी में बिलीव कर रहे थे न्यू कंजर्वेटिव्स। तो उन्होंने कहा ये तो फ़ायदेमंद है, चलो अच्छी बात है, इससे क्या होगा, ट्रेड ईजियर होगा, तो इसलिए इन्होंने इसे जर्मन कॉन्फेडरेशन को दे लेफ्ट अनटच्ड। ये सारे क्या है, प्रोविजंस हैं आपके ट्रीटी ऑफ वियना के। अब व्हाट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना? जो ये न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर था, इसका मेन इंटेंशन क्या था? टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैव बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ये इसका मेन इंटेंशन, मेन ऑब्जेक्टिव अगर एक लाइन में आता है आपका, तो आपको ये ही लिखना है, ठीक है। अब जो ये कंजर्वेटिव्स थे 1815 के, ऑटोक्रेटिक थे, निरंकुश थे, इनको अपने ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क पसंद नहीं था कि इनसे कोई क्वेश्चन करे, इनको कोई क्रिटिसाइज करे, और दे बिलीव्ड कि जो डिसेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। अब आपको लगेगा व्हाट डज द वर्ड डिसेंट मीन्स? डिसेंट्स उन्हें बोलते हैं बेटा जो चर्चेस के खिलाफ बात करते हैं। तो हमने कहा ना ये चर्चेस में भी बिलीव करते थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते थे, तो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि चर्चेस के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। तो इस वजह से ये उनके भी खिलाफ थे अगर कोई चर्चेस के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी। सेंसरशिप आपको पता है ना कि आप राजा के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, या कुछ भी आपको पब्लिश करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया ना? उसके बाद न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, इन सब पर, ठीक है, लाइक सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। कोई भी लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ को लाइक लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था, है ना। तो इस वक्त कंजर्वेटिव्स क्या थे, बहुत ही पावरफुल हो गए थे। इस वजह से जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, लिबरल्स थे, दे वेंट अंडरग्राउंड। मतलब वाई दे वेंट अंडरग्राउंड? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिप्रेशन, कि उन्हें क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इससे बेटर वो अंडरग्राउंड चले गए और उन्होंने क्या फॉर्म कर ली, सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर ली। और वो अपने जैसी सोच के लोगों को, जो उनकी तरह सोचते थे, जो मोनार्कीज़ के खिलाफ थे, जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहते थे, उनको वो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ में धीरे धीरे अपनी बात समझाते रहे, पढ़ाते रहे कि कोई बात नहीं, अभी तो कंजर्वेटिव्स पावर में, हमारा भी समय आएगा, तब हम इन्हें बताएंगे। और ऐसा हुआ, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए 1830 से 48 के पीरियड को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। अभी तो ये लोगों को ट्रेन करें, तब ये फाइनली रेवोल्यूशंस करेंगे। 1850 से 30 तक इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ चलती रही, तब तक ये लोगों को ट्रेन करते रहे, सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करते रहे, ठीक है। और अंडरग्राउंड इसलिए रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अभी कंजर्वेटिव्स पावरफुल है तो वो उनको रिप्रेस कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये मोनार्कीज़ के खिलाफ देवर फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अभी इसी में सबसे इम्पॉर्टेंटली विल टॉक अबाउट द गिउसेप्पे मज़्ज़नी। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी एंड ही वॉज बॉर्न इन जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में बॉर्न हुए थे ये। और फिर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 24 इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड कार्बोनरी ज्वाइन करी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको ना इनफैक्ट एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करी थी लिंगुरिया में। मतलब वहाँ पे ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे मोनार्की वाले सिस्टम के खिलाफ। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी ही 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी, दैट इज़ यंग इटली इन मार्शलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न।
क्योंकि वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करना चाहते थे। कहते थे कि ये तो नेचुरल राइट है, बर्थ राइट है कि क्या फॉर्म होने चाहिए, नेशन स्टेट्स फॉर्म होने चाहिए। और अपने जैसे लोगों को वो ट्रेन भी कर रहे थे इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू। इसीलिए आपको याद है ना, हमने अभी बात किया था ड्यूक मैटरनिश, ही वॉज ऑस्ट्रियन चांसलर जिन्होंने होस्ट की थी दैट इज़ कांग्रेस ऑफ वियना। तो उन्होंने कहा था कि अगर कंजर्वेटिव्स को सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो वो किससे खतरा है, दैट इज़ फ्रॉम द गेज़िपी मज़नी। समझ में आया? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। बाय फॉर नाउ।